नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की जिनके जीवन में दुख एक स्थायी साथी की तरह रहा। लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने अपने आंसुओं को वो स्याही बना दिया जिससे हिंदी कविता के सारे नियम हमेशा के लिए बदल गए। ये कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, एक ऐसे कवि की जिसने अपनी पीड़ा से एक पूरी साहित्यिक क्रांति लिख दी। ये पंक्तियां निराला की शायद सबसे दर्द भरी रचना सरोज स्मृति से हैं। ये उन्होंने अपनी जवान बेटी सरोज की मृत्यु पर लिखी थी। और जानते हैं, ये सिर्फ 2 लाइनें नहीं हैं, ये तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी का आईना है। इस दर्द को समझे बिना हम उस कवि को बिल्कुल नहीं समझ सकते जिसकी कलम में विद्रोह की आग इसी दुख से पैदा हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले निराला के जीवन की उन त्रासदियों को देखेंगे जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। फिर समझेंगे कि कैसे उस दर्द ने एक विद्रोही आवाज को जन्म दिया। इसके बाद उनकी कविता में आम आदमी की दुनिया को टटोलेंगे। और फिर बात होगी उनकी सबसे बड़ी क्रांति, मुक्त छंद की। और आखिर में हम उनकी उस स्थायी विरासत को समझेंगे जो आज भी जिंदा है। निराला के विद्रोही कवि को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान से मिलना होगा जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर परखा, जिसे त्रासदियों की आग में तपाकर बनाया गया। उनका जन्म हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर में और उनका पैतृक गांव था उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। अब इस दोहरी सांस्कृतिक विरासत ने उनकी सोच और भाषा को एक बहुत ही अनोखी धार दी। लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जो संघर्षों और सदमों से भरा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक के बाद एक अपने सबसे करीबी लोगों को खो देने का दर्द कैसा होता होगा। बचपन में माँ चली गई, जवानी की दहलीज पर पिता का साया उठ गया और फिर महामारी की एक ही लहर में पत्नी समेत परिवार के कई लोग उन्हें छोड़ गए। और अंत में जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला पोसा, वो भी महज 19 साल की उम्र में चली गई। ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये वो गहरे जख्म थे जिनसे उनकी कविता का एक एक शब्द सिंचा हुआ है। लेकिन निराला की महानता यही थी कि उन्होंने अपने निजी दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया। नहीं, उन्होंने इस पीड़ा को एक ऐसी ऊर्जा में बदल दिया जो समाज में फैले अन्याय और शोषण के खिलाफ आग बनकर धधक उठी। मतलब जब वो सड़क पर किसी गरीब, किसी मजदूर को देखते थे तो उन्हें सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति का दुख नहीं दिखता था, बल्कि अपने ही जीवन के संघर्षों की परछाई नजर आती थी। और यही वजह है कि उनकी कविताओं में शोषितों के लिए जो करुणा है वो कहीं और मिलना मुश्किल है, और शोषकों के लिए जो गुस्सा है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। निराला के प्रतीकों का इस्तेमाल देखिए जरा, क्या कमाल है। यहाँ गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं है, बल्कि वो अमीर पूंजीपति वर्ग है जो गरीबों के पसीने यानी खाद का खून चूसकर अपनी शान पर इतराता है। ये निराला की तीखी, व्यंग्यात्मक और क्रांतिकारी सोच का एक बेजोड़ उदाहरण है। उनका ये विद्रोह सिर्फ अमीरों के खिलाफ नहीं था, बल्कि साहित्य की उस परंपरा के खिलाफ भी था जो राजा रानी और देवी देवताओं की कहानियों में उलझी थी। निराला ने कविता का कैमरा महलों से घुमाया और सीधा सड़क पर खड़े आम इंसान पर फोकस कर दिया। इन पंक्तियों में वो एक भिखारी की हालत का ऐसा चित्र खींचते हैं जो सीधे दिल में उतर जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भूख की वो चरम अवस्था है जिसे निराला ने अपनी आंखों से देखा था और महसूस किया था। इसी तरह जब वो इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ती एक मजदूरनी को देखते हैं तो वो बस गुजर नहीं जाते, वो रुकते हैं, उसके श्रम को, उसकी मजबूरी को देखते हैं और उसे अपनी कविता का एक अमर किरदार बना देते हैं। निराला ने उन लोगों को हीरो बनाया जिन्हें साहित्य ने सदियों तक हाशिए पर रखा था। पर निराला का विद्रोह सिर्फ कविता के विषय तक ही सीमित नहीं था। उनका सबसे बड़ा और सबसे स्थायी विद्रोह तो कविता के शरीर, उसके व्याकरण और उसके नियमों के खिलाफ था। उस दौर में कविता को छंद, लय, तुक और मात्राओं के सख्त नियमों में जकड़ कर रखा जाता था। निराला ने महसूस किया कि जब मन में भाव बहुत तेज होते हैं तो वे इन नियमों का बंधन नहीं सह सकते। इसीलिए उन्होंने मुक्त छंद का आविष्कार किया। हाँ, शुरू में लोगों ने इसे केंचुआ छंद कहकर मजाक भी उड़ाया, लेकिन यही छंद आगे चलकर आधुनिक कविता की पहचान बन गया। अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने इसकी सबसे सटीक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाने में है, वैसे ही कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाने में है।
उन्होंने कविता की आज़ादी को सीधे सीधे इंसान की आज़ादी से जोड़ दिया। तो निराला की इस पूरी यात्रा का हासिल क्या है? उनकी विरासत सिर्फ कुछ बेहतरीन कविताओं तक सीमित नहीं है। नहीं, उन्होंने तो हिंदी साहित्य के बहने की दिशा ही मोड़ दी। उन्हें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के 4 स्तंभों में गिना जाता है। छायावाद वो दौर था जब कविता में व्यक्तिगत भावनाओं को बड़ी अहमियत मिली। लेकिन निराला इस युग में भी सबसे निराला थे। क्यों? क्योंकि जहां बाकी कवि कल्पना और सौंदर्य में डूबे थे, वही निराला अपनी कविताओं में समाज की कड़वी सच्चाइयों से सीधी टक्कर ले रहे थे। उनकी रचनाओं का दायरा बहुत बड़ा है। एक तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी महान रचना है, तो दूसरी ओर सरोज स्मृति जैसा दिल को छू लेने वाला शोक गीत। कुकुर मुत्ता में तीखा सामाजिक व्यंग्य है, तो परिमल और अनामिका में सौंदर्य और दर्शन का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। निराला ने ये सिखाया कि इंसानी कहानियों को पूरी सच्चाई से कहने के लिए कला को बंधनों से आज़ाद होना ही पड़ता है। उनका जीवन और उनकी कविता हमें यही याद दिलाती है कि कला का असली मकसद सिर्फ सुकून देना नहीं, बल्कि हमें बेचैन करना और सोचने पर मजबूर करना भी है। अब सवाल ये है कि आज की कला और संस्कृति में वो कौन से नियम हैं जो अपने निराला का इंतजार कर रहे हैं।